सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट टू इलेक्शन कमीशन, हियर इज हाउ द सिस्टम फंक्शंस। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में नियुक्तियों की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, यानी चुनाव आयोग में नियुक्तियों की प्रक्रिया पर, कि चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां होती हैं उसकी प्रोसेस सही नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया और संविधान पीठ इस पर सवाल उठा रही, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो न्यूज क्या है, संविधान पीठ के सामने बच्चों एक मुद्दा आया हुआ है, याद रखिएगा क्या आया हुआ है। तो 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी संवैधानिक पीठ बैठी हुई, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जस्टिस के.एम. जोसेफ, मेरे प्यारे बच्चों। और यह एक याचिका सुन रहे हैं, एक याचिका दायर की गई थी, उस पर यह सुनवाई कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और उस याचिका में क्या कहा गया था, याद रखिएगा, उस याचिका में यह मांग की गई थी, क्या मांग की गई थी, कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनकी नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी ही एक संस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉलेजियम जैसी ही एक संस्था होनी चाहिए। तो इसी मामले पर संविधान पीठ विचार कर रही है और उसके हेड मिस्टर जस्टिस के.एम. जोसेफ के जो स्टेटमेंट आपने सुने हैं, इस बीच काफी स्टेटमेंट आपने सुने हैं, आपके सामने मैं एक एक रखता हूं। परसों शायद या नरसों मैंने आपको पढ़ाया था कि इन्होंने प्रश्न उठाया किस पर, देखिए, सुप्रीम कोर्ट कॉल्स आउट सेंटर ओवर शॉर्ट टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से प्रश्न पूछा है कि भाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इनका कार्यकाल इतना छोटा क्यों होता है। हम लोगों ने पढ़ा था, याद है कि नहीं याद है। तो 2015 से 2022 तक 7 वर्षों में 8 चीफ इलेक्शन कमिश्नर हम बना चुके हैं। तो यह प्रश्न उठाया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बात मिस्टर जोसेफ ने अटॉर्नी जनरल हिंदुस्तान के आर वेंकट रमणी से कहा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल की नियुक्ति पर भी प्रश्न उठाया। कहा कि इसको आपने हड़बड़ी में, मतलब इनको आपने नियुक्त किया है और 24 घंटे में ही फाइल पास कर दी गई, यह मुद्दा भी उन्होंने उठाया है। याद रखिएगा, लाइटनिंग स्पीड विद विच सेंटर अपॉइंटेड अरुण गोयल एज इलेक्शन कमिश्नर। तो अरुण गोयल को जो इलेक्शन कमिश्नर इतनी स्पीड से बनाया गया, उस पर भी प्रश्न उठाया। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा ही था कि यानी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑटोनॉमी में काम करिए, सरकार के एक टूल के रूप में काम मत करिए। तो इतने सारे आपके सामने, यानी यह जो मुद्दा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, खुल गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में नियुक्तियों की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। ठीक है, अब यहां बताया गया है कि सिस्टम कैसे काम करता है। इस एडिटोरियल में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस एडिटोरियल में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन की मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। तो यहां पर सब बताया गया है, यानी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन उठाया है उसको यहां बताया गया, हम पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है ना, तो हम पूरा यानी बेसिक पढ़ने चल रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, कोई भी ट्रेडिशनल बुक, एम लक्ष्मीकांत या कुछ भी, यहां तो आप सब, यहां पर तो मैं सब चीज आपको पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब डेली के मुद्दे पढ़ रहे हैं, यही डायरेक्ट यूपीएससी में पूछे जाएंगे, आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर एक से बाद आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर प्रश्न उठाया। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब इसके बाद दूसरी तरफ आते हैं, वाई द जुडिशरी में नॉट बी द, यानी अगला एडिटोरियल ये एक्सप्लेन पेज का है, ये एक्सप्लेन का है, ये ओपिनियन का है। ठीक है ना, 2 पेज होते हैं ना एडिटोरियल के। वाई द जुडिशरी में नॉट बी द बेस्ट सिलेक्टर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, न्यायपालिका चुनाव आयुक्तों का सर्वश्रेष्ठ चयनकर्ता क्यों नहीं हो सकती। यानी इन्होंने कहा कि देखिए काउंटर है, यहीं पर काउंटर है बच्चों। यानी इस एडिटोरियल में को हम पढ़ रहे थे तो हमने न्यूज पढ़ा कि याचिका पर संवैधानिक पीठ विचार कर रही है कि क्यों ना जो चुनाव आयुक्त होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया कॉलेजियम जैसी संस्था के द्वारा की जाए। यह याचिका दायर की गई, उसी याचिका पर जो है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ विचार कर रही है और उसने कई प्रश्न सरकार के ऊपर डाल दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहां पर जो ये एडिटोरियल लिखा जा रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया जा रहा है। यानी ये क्या है, ये जवाबी है। जवाबी ये है कि ये कह रहे हैं कि कॉलेजियम जैसी संस्था की आवश्यकता नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम स्वयं प्रश्न के घेरे में है और उसमें भी नियुक्ति की प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है उसकी पारदर्शिता पर संदेह है। तो वैसी संस्था की आवश्यकता नहीं। तो हम यहां पढ़ेंगे वैसी संस्था की आवश्यकता नहीं, यहां हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या मुद्दा है और क्या इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया है। तो आज इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया का A to Z आप पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसमें 1-2 बारीक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो मुख्य परीक्षा में सीधा क्वेश्चन का टाइटल बनेगा। ध्यान रखिएगा, मजा आया। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इसका IQ IP इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो IQ IP देखिए, GS2 सबसे पहले पॉलिटी में जाता है,
GS2 कहां जाता है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले ये पॉलिटी में जाता है। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, तो आप इलेक्शन कमीशन में नियुक्ति संवैधानिक पद है, तो आप देख सकते हैं विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, तो यहां से सीधा सीधा कनेक्ट हो गया। प्रश्न हर साल पूछा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल ही नई बात है, इसलिए पुराने समय का कोई भी प्रश्न यहां पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के रूप में IQIP में लगाया नहीं जा सकता था, क्योंकि बिल्कुल नया यह मुद्दा है कि कॉलेजियम जैसी संस्था हो जो इलेक्शन कमिश्नर्स का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है, को नियुक्त करे। ठीक है, तो ये बिल्कुल नया टॉपिक है। अब इसके बाद अगला आता है न्यायपालिका की भूमिका भी यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है ना, यानी इस मुद्दे के द्वारा न्यायपालिका ने कहीं ना कहीं कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो एक सेपरेशन होना चाहिए उसको छोड़ करके थोड़ा सा हस्तक्षेप कर दिया है। यानी न्यायपालिका ने, जिसका काम है कानूनों की व्याख्या करना, जो काम संविधान ने इसे सौंपा है, तो वह अपने इस दायित्व से थोड़ा आगे बढ़ते हुए और एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा है जो कार्यपालिका का विशेषाधिकार है। तो यहां पर शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है, जिसका आधार हमेशा सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिकाएं देती रही हैं, शीर्ष न्यायपालिकाएं, तो स्वाभाविक है यह सेपरेशन ऑफ पावर आपके ऊपर भी लागू होता है। तो इस प्रकार का एनालिसिस अपने दिमाग में तैयार रखिएगा, जैसा भी प्रश्न आएगा वैसा हम डील कर लेंगे। तो मैंने इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कोई बनाया नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ, यूज फॉर कॉन्सेप्चुअल डिटेलिंग इन योर आंसर, अपने उत्तर में वैचारिक विवरण के लिए प्रयोग करें। अब आप कहेंगे सर कौन सा उत्तर, प्रश्न तो आपने लिखवाया नहीं, तो हम कहेंगे भाई हम प्रश्न की बात नहीं कर रहे हैं, अपना उत्तर मतलब जैसे हम लोकतंत्र पर कोई निबंध लिख रहे हैं, जैसे डेमोक्रेसी पर कोई निबंध लिख रहे हो कि भाई लोकतंत्र कहां जा रहा है, तो जब हम लोकतंत्र कहां जा रहा है, वेदर इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है, ठीक है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा ही गया यूपीएससी ने, आप चेक करिएगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो लोकतंत्र कहां जा रहा है, तो लोकतंत्र भाई जब हम वर्तमान में जो डिबेट चल रही है उसको अपने आंसर में नहीं डालेंगे तो क्या हमारा आंसर कंटेम्परेरी इश्यूज से कनेक्ट हो पाएगा? आप कहेंगे सर नहीं कनेक्ट हो पाएगा। तो भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है, हम कहेंगे भारतीय लोकतंत्र में हमेशा स्वस्थ बहस देखी जाती है, जैसा कि वर्तमान में, ऐसे लिखेगा, भारतीय लोकतंत्र सकारात्मक मार्ग की तरफ बढ़ रहा है, जिसका प्रमाण है भारतीय लोकतंत्र में होने वाली हेल्दी डिस्कशन, स्वस्थ बहसें, जैसे आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और वह मुद्दा है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का। और यह मुद्दा संवैधानिक पीठ के सामने जो सरकार से प्रश्न कर रही है, और सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, या भारतीय लोकतंत्र की सकारात्मकता और उसकी खूबसूरती को प्रदर्शित करता है। कैसा लगा, मजा आया कि नहीं मजा आया? तो बस लगा दीजिए आप। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि उत्तर आपको क्या करना, यानी इसको यूज करना है। कहां कहां मैं आपको बताता चला, एक जगह मैंने बता दिया, यानी डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आएगा। अब इसके बाद आएगा, ठीक है, अगला मुद्दा क्या आएगा, यानी शक्तियों का पृथक्करण। अगर शक्तियों के पृथक्करण पर कोई प्रश्न उठाने वाली बात हो, शक्तियों का पृथक्करण, तो देखिए आपको तो डिबेट करना है शक्तियों का पृथक्करण, ये आधारिक संरचना भी, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर भी है, तो शक्तियों का पृथक्करण, तो ऐसे में आप इसी एग्जांपल में बता सकते हैं कि यहां पर शक्तियों के पृथक्करण, यहां पर शक्तियों के पृथक्करण का प्रश्न विश्लेषकों के द्वारा उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट, और जब एग्जीक्यूटिव यानी हमारी कार्यपालिका यानी सरकार जब प्रश्न उठाती है कॉलेजियम के द्वारा न्यायिक नियुक्तियों पर, तो वहां पर भी हम यानी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर भी उसको एग्जाम्पल के रूप में कोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो आप कोई प्रश्न आए तो आप इसको जोड़ लीजिएगा। मैंने पहले कहा कि इसीलिए इस पर इंडिपेंडेंट प्रश्न अभी वही बनाऊंगा जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, टॉपिक जहां पर आएगा। तो कॉन्टेक्स्ट आप सबको पता है, आई होप आप सब समझ गए किस विषय को लेकर के मैं अपनी बातचीत कर रहा हूं, ये सारा आपका हो चुका है। ठीक है ना, अब आते हैं, ठीक है, यानी पूरा टॉपिक क्लियर है कि हम क्या करने जा रहे थे। अब हम यहां पर आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है। तो इसको आप रट लीजिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, क्योंकि ऑब्वियस है जब भी कोई चीज विवाद में होती है तो वह क्वेश्चन होती है। 2023 में मेरी तरफ से मैं इस क्वेश्चन को आउट करता हूं मेंस के लिए, उसके पीछे रीजन है प्रीलिम्स के लिए भी, उसके पीछे रीजन ये है मेंस के लिए करने का और प्रीलिम्स के लिए भी, क्योंकि निर्वाचन आयोग पर आप देखेंगे लगभग 1-2 साल के गैप के बाद क्वेश्चन पूछा ही पूछा, और यह मामला संविधान पीठ में जाना और संविधान पीठ के द्वारा इस पर विचार करना और इस प्रकार के तल्ख प्रश्न, कठोर प्रश्न न्यायपालिका के द्वारा अटॉर्नी जनरल के सामने रखना, यानी भारत सरकार से पूछना, ये कहीं ना कहीं जो है महत्वपूर्ण है और आ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा यह आ सकता है। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स, यानी कुल मिलाकर 3 होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 कमिश्नर्स। इनकी नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति द्वारा होती है बच्चों। कब तक के लिए होती है, 6 साल के कार्यकाल के लिए होती है, या 65 वर्ष की आयु तक के लिए होती है। यानी अगर 6 साल तक करे, मान लीजिए 6 साल करते करते 65 वर्ष
हो गया तो ऑब्वियस उसको निवृत्त होना पड़ेगा। जो भी पहले हो इसके लिए की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यही सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया कि भैया ये देखिए 7 वर्षों में हमारे पास 8 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जब उनकी नियुक्ति 6 वर्षों के लिए होती है और 65 वर्ष के लिए होती है, तो आप क्यों 65वें वर्ष में ही ला करके उनको नियुक्त करते हैं कि रिटायर हो जाएं, कि रिटायर हो जाएं। तो आप देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न पूछा है, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते का आनंद लेते हैं, यानी जैसा वेतन और भत्ता सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलता है, रट लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए, तो वैसा ही इनको भी मिलता है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, क्लियर है। इसका मतलब पद इनका बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं अगला, भारत का चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, क्या है, यह अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है, यानी इसको जो भी काम करना है, चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, याद रखिएगा क्या क्या करना, क्या है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। तो ये जो भी काम करता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह संविधान के द्वारा इसको अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 324 के तहत। तो आप देख सकते हैं, यानी संविधान के द्वारा प्राप्त शक्तियों से जो आयोग संचालित होता है उसके हेड होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके मेंबर होते हैं जो है इलेक्शन कमिश्नर, और तीनों की शक्तियां बराबर होती हैं। तो ऐसे में यह पद महत्वपूर्ण हो जाता है, यही यहां पर आपको बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि साइज ऑफ द इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग का आकार। तो यह एक बैकग्राउंड है, आप चाहें इसको छोड़ दें लेकिन पढ़ना चाहिए बैकग्राउंड, क्योंकि जब बैकग्राउंड पता होता है तो फ्यूचर लिखने में भी मजा आता है। बैकग्राउंड याद रखें। और आज मैं आपको बैकग्राउंड के आधार पर IQ IP करना सिखाऊंगा। एक प्रश्न लिखिए, अभी देखिए आपको मुझसे बड़ा गहरा लगाव होगा कि वाह सर मजा आ गया। एक प्रश्न लिखिए फटाफट, चलिए लिखिए, एक प्रश्न लिखिए। क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को, क्या कैग के पद को बहुसदस्यीय बना देना चाहिए, या कैग पद की बजाय ऐसा वर्ड लिख लें, क्या कैग संस्था को, क्या कैग इंस्टीट्यूशन को बहुसदस्यीय बना देना चाहिए। इसके लाभ और हानियों पर, प्रोज एंड कॉन्स पर चर्चा कीजिए। अब तो आप कहेंगे सर क्या पढ़ा रहे थे, कहां लेके चले गए। पढ़ा रहे हैं बैकग्राउंड, कह रहे हैं कि बैकग्राउंड पढ़ने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, और कह रहे हैं कि अब हम पढ़ाएंगे कैग, और वो भी प्रोज एंड कॉन्स। तो अब भाई कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं समय निकालना पड़ेगा, IQ IP यही है। तो आइए सिखाते हैं, मजा आएगा आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, तो यहां पर कहा गया जो साइज है, अब प्रीलिम्स का भी फैक्ट है, जो साइज है यह संविधान तय नहीं करता। संविधान में यह नहीं कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की साइज क्या होगी। अरे भाई एक सदस्यीय होगा या बहुसदस्यीय होगा, यह संविधान तय नहीं करता। ऐसे ही कैग के बारे में भी संविधान यह तय नहीं करता कि वह एक सदस्यीय होगा कि बहुसदस्यीय होगा। तो जब संविधान तय नहीं करता तो ऑब्वियस है शासन तय करेगा, और शासन तय करेगा तो समय समय पर शासन के बदलने से इनका आकार भी बदलेगा। और जब एक सदस्यीय था तब भी अच्छा काम करता था, बहुसदस्यीय तो भी अच्छा काम कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो आप कहेंगे तो सर आप बीच बीच का घुमा रहे हैं, तो फिर प्रोज एंड कॉन्स में क्या लिखेंगे। तो भाई एक सदस्यीय है तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं जो निर्णय है वह निर्णय अधिनायकवादी हो सकते हैं, वह निर्णय एक व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज है, वो कार्यपालिका से यानी जो सरकार है उसके फेवर में जा सकते हैं, ठीक है। एक दो यह प्रोज है, और सॉरी कॉन्स है। प्रोज क्या है, ठीक है, कि अगर ये किसके, एक सदस्यीय के अगर हम बहुसदस्यीय बना दे तो भाई स्वाभाविक एक लोकतांत्रिक संस्था हो जाएगी, निर्णय लोकतांत्रिक रूप से लिए जाएंगे, निर्णय और बेहतर हो सकेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसकी नेगेटिविटी, इसकी पॉजिटिविटी, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो संविधान यह तय नहीं करता कि साइज क्या होगा, ये आप रट लीजिएगा, संविधान नहीं तय करता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है अनुच्छेद 324(2) कहता है, लेकिन कुछ कहता है चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त यदि कोई हो, यह नहीं कहता कि यदि कोई हो, शब्द पकड़िएगा, यदि कोई, इफ एनी, देखिए यहां लिखा हुआ ना इफ एनी, यदि कोई हो, जितने राष्ट्रपति समय समय पर तय करे शामिल होंगे। तो इसको रट लीजिएगा। साइज ऑफ द इलेक्शन कमीशन का निर्धारण अनुच्छेद 324(2) करता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि कितने, वो ये कहता है ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, जितने वो तय कर दे मेरे प्यारे बच्चों। अब राष्ट्रपति हमारे यहां क्या होता है, नॉमिनेटेड हेड होता है, नामिक कार्यपालिका होता है। वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है आपको पता है। तो ऐसे में जो वास्तविक कार्यपालिका कहेगी वो राष्ट्रपति करता है। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन पर कोई भी सरकार जो सत्ता में होती है उसका वर्चस्व स्थापित हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपको यहां ये जो बैकग्राउंड है इसलिए भी समझना है कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन, मतलब जिस विषय पर डिस्कस कर रहा है उस पर जो भी बात कहेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है, आने वाले दिनों में वो जो भी बात कहेगा उस पर एडिटोरियल आएगा।
तो यहां जब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे रहेंगे तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो प्रारंभ से यानी जब से भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ है तभी से सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त होते थे, उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, याद रखिए। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने, देख सकते हैं, 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर, जिससे चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय बन गया। तब आपको यही ध्यान रखना, कैग, तो भाई कैग को भी हम बहुसदस्यीय बना सकते हैं, कैग को हम बहुसदस्यीय बना सकते हैं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन को आप वहां लिखेंगे, जैसा कि इलेक्शन कमीशन को 1989 में बहुसदस्यीय बनाया गया, या हम फाइनली 1989 खा जाएंगे, क्योंकि इसके बाद फिर वो एक सदस्यीय भी हो गया था, तो 1993 में बहुसदस्यीय बनाया गया, तो हम लिख सकते हैं। यानी कैग अगर पूछता कि क्या कैग को बहुसदस्यीय बनाना चाहिए, तो हम इलेक्शन कमीशन की तर्ज पर ही कहेंगे। आजादी के बाद जब पक्ष में लिखेंगे, आजादी के बाद 1989 तक और विस्तृत रूप से 1993 तक प्रायः, यानी कुछ समय के लिए छोड़ करके, एक सदस्यीय मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था, यानी निर्वाचन आयोग हमारा एक सदस्यीय होता था। लेकिन 1993 में उसको बहुसदस्यीय बनाया गया, जिसके पीछे तर्क यह था कि यानी एक से भले 3 विचार, और वह 3 विचार चुनाव में ज्यादा निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करेंगे। तो इसी तर्ज पर कैग को भी 3 सदस्यीय या बहुसदस्यीय बनाया जा सकता है, जिससे कैग के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में और डायनामिक्स आएगा और गतिकी आएगी, ठीक है, यानी उसमें और स्पीड आएगी, डेटा और बेहतर होगा। ये सारी बातें आप कर सकते हैं। सिंपल है कि नहीं? ऑब्वियस 3 आएंगे तो अच्छा हो जाएगा, तो आप इस हिसाब से अपनी बातों को कह सकते हैं। लेकिन जो मैंने अभी बोला ना, अच्छा होगा, अच्छा होना गारंटी नहीं है, एक सदस्य वाला भी खराब हो सकता है, 3 वाले भी खराब हो सकते हैं। तो वो जैसा प्रश्न वैसा ही आपको वहीं पर फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी 1990 को प्रधानमंत्री बीपी सिंह की जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी थी, उन्होंने इस नियम को संशोधित कर दिया और चुनाव आयोग को फिर से एक सदस्यीय निकाय बना दिया, यानी 1 मेंबर वाला बॉडी बना दिया गया। लेकिन फिर 1 अक्टूबर 1993 को पीबी नरसिम्हा राव की सरकार ने 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया, ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस आगे कानून बनेगा, तो कानून कब बनेगा? 1993 में। याद रखिएगा कौन सा कानून बना? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा की शर्तें संशोधन अधिनियम 1993 बना, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कंडीशन ऑफ सर्विसेज अमेंडमेंट एक्ट 1993 बना, और यह 1994 से प्रभाव में आ गया। और इसी के द्वारा यानी हमारा जो चुनाव आयोग है वह बहुसदस्यीय रूप में आज काम कर रहा है। तो यह जो एक्ट है इसको प्रीलिम्स के लिए भी आप याद रख लीजिए, कब बना और कब लागू हुआ। तो लागू हुआ है 4 जनवरी 1994 से, याद रखेगा, ठीक है। तो ये है, अब आप देख सकते हैं। और आयोग के डिसीजन लेने में सभी 3 चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार, यानी अधिकारों में कोई अंतर नहीं है, अधिकारों में कोई अंतर नहीं है, नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, याद रखिएगा इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये जो नियुक्ति है आप यहां से देख सकते हैं। इन्हीं में से यानी जब 3 चुनाव आयुक्त नियुक्त हो जाते हैं तो जो सीनियर होता है वो अपने आप बिना किसी के कहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाता है, सिंपल सी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट आस्क, यानी अब जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो वही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से, यानी अटॉर्नी जनरल जो कि सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, हम कह सकते हैं सरकार के वकील होते हैं, ठीक है, जो सरकार की ओर से सभी प्रकार के मुकदमे लड़ते हैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त करने में सरकार द्वारा अपनाई गई व्यवस्था के बारे में पूछा। भैया तुम कैसे नियुक्त करते हो? बहुत बढ़िया वर्ड आ रहा है। अब एक शब्द आएगा जो फ्यूचर का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी पूछना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ गहरापन है जो आपको एम लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त करने में सरकार द्वारा अपनाई गई व्यवस्था के बारे में पूछा। क्या पूछा? अपनाई गई व्यवस्था के बारे में पूछा। अब देखिएगा, इस पर अटॉर्नी जनरल जो वर्तमान हमारे हैं, अभी हम वर्तमान मुद्दे पर आ गए, यानी जो संविधान पीठ बैठी हुई है वर्तमान में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी हुई, बच्चे जो संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी हुई है, उसके बारे में जरा सोचेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त करने में सरकार द्वारा अपनाई गई व्यवस्था के बारे में पूछा। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, और जो कहा है वही फ्यूचर का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिखा क्योंकि ये थोड़ा सा है। टाइम टेस्टेड कन्वेंशन। अब देखिए, यानी सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, क्या पूछा कि भाई तुम नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे कर रहे हो, चुनाव आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे कर रहे हो। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया टाइम टेस्टेड कन्वेंशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समय परीक्षणित परंपरा या समय परीक्षित परंपरा।
यानी इसका मतलब है कि परंपरा जो चली आ रही, टाइम टेस्टेड जो कन्वेंशन है, यानी समय पर जो परीक्षित हो चुका, यानी जो परंपरा चली आ रही है हम उसी का अनुपालन कर रहे हैं, इनकी तरफ से सीधा जवाब आया। अब यही आपका मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन हो सकता है कि चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों की टाइम टेस्टेड कन्वेंशन या समय परीक्षित या परीक्षणित परंपरा क्या है। तो अब आपको समझ में आ गया, यानी जो प्रारंभ से जिस प्रकार से नियुक्तियां की जा रही हैं उसी का अनुपालन करना। अब क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपके सामने आ गया। तो आइए देखते हैं वह परंपरागत प्रक्रिया क्या है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सचिव की पोजीशन पर या तो सेवा कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं, जो सचिव के पद पर रह चुके या तो सचिव के पद पर है, अ लिस्ट ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफिशियल्स, यानी सचिव के पद पर काम कर चुके या कर रहे व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तुत की जाती है, याद रखिएगा, यानी पहले इनकी सूची तैयार की जाती है, ठीक है ना। और इसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विचारार्थ नामों का पैनल एक बनाया जाता है, ठीक है ना। और यह नामों का पैनल प्रधानमंत्री को सौंपा जाता है, यानी वास्तविक कार्यपालिका को सौंपा जाता है। और फिर जो हमारी ये वास्तविक कार्यपालिका क्या करती है, फिर जो ये हमारी वास्तविक कार्यपालिका है, यह नामिक कार्यपालिका को एक नाम की सिफारिश करते हैं। और जब वो सिफारिश करते हैं तो ऑब्वियस है, ठीक है, सिफारिश के साथ एक नोट भी प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति उसी सिफारिश के आधार पर जो है नियुक्त कर देते हैं भारत के चुनाव आयुक्तों को। और चुनाव आयुक्त जो नियुक्त होते हैं उनमें से जो वरिष्ठ होता है, यहां वही लिखा है, जो वरिष्ठ होता है, यानी 3 नियुक्त होते हैं इसी प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस से, रट लीजिए, यानी कि जो सेवारत या रिटायर्ड जो सचिव के पद पर या तो रिटायर हो चुके हैं या अभी वर्तमान है, उनकी लिस्टिंग की जाती है। फिर उसके बाद उन लिस्ट में से नामों का एक पैनल तैयार किया जाता है, वो पीएम के पास भेजा जाता है, पीएम उसको राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और फिर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कर देते हैं। और इसमें सीनियरिटी के आधार पर, यानी जो चुनाव आयुक्त सीनियर होता है वह चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है। यही इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया है, जिसे टाइम टेस्टेड कन्वेंशन कहा है, समय परीक्षित या समय परीक्षणित परंपरा कहा है भारत के अटॉर्नी जनरल ने। आई होप आपको यह पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया, आप यहां से देख सकते हैं। अब राइटर सेल्स, लेखक कहते हैं, ठीक है, यहां तक पूरी चीज क्लियर होगी, पूरी प्रोसेस, यानी एडिटोरियल नंबर 1 फिनिश, एडिटोरियल नंबर 1 यानी ऑलमोस्ट फिनिश, ये वाला कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में नियुक्तियों की प्रक्रिया पर, किस पर मेरे प्यारे बच्चों, अपॉइंटमेंट टू इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न उठाए हैं। और जो प्रश्न उठाए हैं उसी प्रश्न के जवाब में वेंकट रमण साहब ने कहा है, वेंकट रमणी महोदय ने कहा है, टाइम टेस्टेड कन्वेंशन के द्वारा उसका उत्तर दिया है। तो यानी यह पहला एडिटोरियल याद रखेगा, यानी यह सिस्टम कैसे काम करता है, पहला क्लियर। अब हम पहले और दूसरे को मिक्स करने जा रहे हैं कि न्यायपालिका जो है चुनाव आयुक्तों का सर्वश्रेष्ठ चयन करता क्यों नहीं हो सकती, यानी न्यायपालिका को इनके बारे में आधिकारिक रूप से इस प्रकार की कठोर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, ऐसा यानी इस एडिटोरियल में भान है, कहा गया है, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया तो आपको मजा आ गया होगा, एकदम टॉपिक क्लियर। लेखक कहते हैं कि न्यायपालिका को चुनाव आयुक्तों का चयनकर्ता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा यह आवश्यक नहीं है कि चुनाव आयोग को कॉलेजियम प्रकार की नियुक्ति प्रणाली की आवश्यकता नहीं, ऐसा कोई कॉलेजियम की आवश्यकता नहीं है, इनका कहना है। लेकिन अब कल हो सकता है कोई समर्थन में एडिटोरियल आ जाए कि आवश्यकता है, ठीक है। तो हमको बस रेडी रहना, हर एक विचार जानते रहना है, ठीक है ना। तो कॉलेजियम की आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। और साफ साफ कहा गया है कि न्यायपालिका जो है यहां पर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत, मतलब न्यायपालिका को शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत काम करना चाहिए। यहां पर यह बात कही गई, इसीलिए कहा गया कि उनको सावधान रहना चाहिए, किसको, सुप्रीम कोर्ट को, याद रखिएगा, ठीक है। और तो फिर समाधान कौन करे, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता तो कौन करे, तो यहां पर कहा गया संसद और संसदीय समितियां। ये अच्छी बात है, सुझाव इनका मस्त है। यानी चुनाव आयोग में नियुक्तियों के विषय को लेकर के यदि कोई विवाद है तो भारत की संसद और संसदीय समितियां इस विषय पर डिसीजन ले तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष को एक रचनात्मक बहस के द्वारा एक अस्थायी परमानेंट सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 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 सुधार तो आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका का हस्तक्षेप होने की सीधी संभावना, आप खुद देख सकते हैं, नाम प्रधानमंत्री के पास जा रहा। अब जो प्रधानमंत्री का चहेता होगा स्वाभाविक है वही आएगा, ये फिक्स है। इसीलिए आप देखिए शुरू से राजीव जी आए, उन्होंने अपने ढंग से चेंज किया, पंडित जी के काल के बाद से अपना एक सिस्टम चल रहा था, फिर बीपी सिंह आए, उन्होंने चेंज कर दिया, फिर उसके बाद हमारे जो है नरसिम्हा राव जी आए, उन्होंने चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं।
तो इसमें एक परिवर्तन की आवश्यकता तो है। आई होप मजा आ गया होगा। कैसा है, मजा आया कि नहीं मजा है? फटाफट टाइप करो मजा। 100 100 100 100 100। आज भैया